बच्चों 1 मिनट रुकिएगा, जस्ट 1 मिनट। सबसे पहले हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हेपारिन। कि हेपारिन क्या होता है? ठीक है, हेपारिन क्या है? देखिए, सबसे पहले आपने ये कहना होता है कि हेपारिन जो होता है वो आपके एक फैक्टर होता है जिसको हम कहते हैं एंटी थ्रम्बन थ्री फैक्टर, उसको एक्टिव करता है। तो आपने कहना है कि हेपारिन का मेन काम क्या होता है। हेपारिन के अंदर ये एक्टिव करता है एंटी थ्रम्बन थ्री। एंटी थ्रम्बन थ्री जो होगा उसको एक तरह का एक्टिव करेगा। एंटी थ्रम्बन थ्री जो होगा वो काम क्या करता होता है? एंटी थ्रम्बन थ्री जो होता है वो बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर फैक्टर 2A प्लस 10 ए की एक्टिव फॉर्म को कम कर देता है। क्या कर देता है? एक तरह का फैक्टर 2A, और उसके बाद आपने कहना होता है कि फैक्टर 10A की जो एक्टिव फॉर्म होती है उसको कम कर देता है। इसकी जो हाफ लाइफ होती है वो शॉर्ट होती है। इसके बाद आपने क्या कहना है, इसकी जो हाफ लाइफ होगी वो क्या होगी? एक तरह की शॉर्ट हाफ लाइफ होती है। अब सबसे पहले इन बातों की तरफ से निकल के मैं आप लोगों को एक पिक्चर दिखाता हूँ, वहां पे आप लोगों को काफी अच्छे तरीके से जो चीजें होंगी वो कवर हो जाएंगी। वॉइस का इशू आ रहा है? हेलो? हेलो? बच्चों, आवाज क्लियर नहीं है? हेलो? ओके। देखें, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी ये आप लोगों को एक मैं डायग्राम दिखाता हूँ। इस डायग्राम से आपको वैसे ही सारी चीजें जो होंगी वो कवर हो जाएंगी बच्चों। कि फॉर एग्जांपल ये देखें, इस डायग्राम के अंदर आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा बच्चों। कि अगर हम इसकी तरफ आते हैं तो इसके अंदर आपने एक चीज अपने जहन के अंदर रखनी है कि फॉर एग्जांपल ये क्या हेपारिन है। हेपारिन, आपको मैंने क्या कहा कि हेपारिन वो ड्रग होती है जो कि आपके फैक्टर 2 एंटी थ्रम्बन टू थ्री को एक्टिव करती है, जिसके नतीजे में फैक्टर 2A और फैक्टर 10A इसको एक तरह का ब्लॉक कर दिया जाता है। जब फैक्टर 2A और फैक्टर 10A ब्लॉक हो जाएगा तो मुझे ये बताना है आप लोगों ने कि इसके नतीजे में क्या आपका फिर आगे वाला प्रोसेस चलेगा। फॉर एग्जांपल ये प्रोथ्रम्बिन था, ये थ्रम्बिन था, ये जनाब आपका फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर था, क्या ये बनेगा? नहीं बनेगा। तो ये क्या आपकी एक तरह की क्लॉटिंग होगी बच्चों? नहीं। तो आपकी ये क्लॉटिंग को रोकता होता है, नंबर वन। नंबर टू, आपने ये कहना होता है कि इसकी जो हाफ लाइफ होती है वो शॉर्ट होती है हेपारिन की। अब ना बच्चों, यहाँ पे आपने एक चीज अपने जहन के अंदर रखनी है कि हेपारिन के अंदर एक तरह का मुख्तलिफ तरह के इसके नाम होते हैं। एक हेपारिन का जो नाम होता है वो उसको हम कहते होते हैं लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन। लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन जो होती है ये स्पेसिफिकली इसके अंदर जो दो नाम दिए जाते हैं, एक आता है डेल्टापिरिन, क्या होता है एक तरह का डेल्टापिरिन, और दूसरा लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन के अंदर जो हेपारिन आती है उसको हम कहते होते हैं इनॉक्सापिरिन। क्या कहते हैं बच्चों? एक तरह का इनॉक्सापिरिन। ये लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन के अंदर जो डेल्टापिरिन होती है, इनॉक्सापिरिन होती है ये, और इसके अलावा एक और हेपारिन की फॉर्म होती है जिसको हम कहते हैं फोंडोपेरिनॉक्स। क्या कहते हैं? एक तरह का फोंडापेरिनॉक्स कहते होते हैं। ये तीन तरह की जो फॉर्म होती है वो बच्चों पता है क्या काम करती हैं? वो डायरेक्ट फैक्टर 10A को ब्लॉक करती हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा एक तरह का जूम करें बच्चों, तो इसके अंदर कौन कौन सी आ रही हैं लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन की? कौन सी फॉर्म? डेल्टापिरिन, इनॉक्सापिरिन, ठीक हो गया। हेपारिन, उसके बाद आपने कहना फोंडापेरिनॉक्स। ये तीनों अभी फैक्टर 10A इनहिबिटर्स को भूल जाओ, एपिक्सबान को भूल जाओ। हम ये कह रहे हैं लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन, डेल्टापिरिन, इनॉक्सापिरिन, हेपारिन, और उसके बाद मैंने क्या कहा? फोंडापेरिनॉक्स। ये क्या काम करती होती है बच्चों? आपने ये कहना है कि ये फैक्टर 10A को ब्लॉक कर रही है। तो अगर हम फैक्टर 10A की तरफ आ रहे हैं तो ये फैक्टर 10A आपका ब्लॉक हो रहा है कि नहीं हो रहा? शाबाश, ये बताइएगा बच्चों। यहाँ पे देखें, ये एरो का निशान क्या है? ये आपका एक तरह का इनहिबिशन को शो करता है। तो आपने इधर से क्या देखना है, आपको इस बात का पता होना चाहिए कि जब भी फॉर एग्जांपल ये पूछा जाए कि हाँ जी जनाब हेपारिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, तो आपने कहना है हेपारिन जो होती है वो बेसिकली फैक्टर 10A को भी ब्लॉक करती है, और हेपारिन जो होती है
वो फैक्टर 2A को भी ब्लॉक करती है। अगर आपसे कोई बंदा पूछे कि भाई मुझे ये तो बताओ कि हेपारिन की ऐसी कौन सी मेडिसिन होती है जो कि फैक्टर 10A को ब्लॉक करती है, तो आपने कहना होता है कि इसके अंदर आती है आपकी डेल्टाप्रिन और इसके अंदर आती है आपकी इनोक्साप्रिन। ठीक हो गया बच्चों। अब देखिए फैक्टर 2A को जो डायरेक्ट ब्लॉक करती है वो कौन कौन सी है बच्चों? हेपारिन लिखा हुआ है, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन लिखा हुआ है। ये दोनों की दोनों क्या काम करती हैं, ये देखें फैक्टर 2A को डायरेक्ट ब्लॉक कर रही है कि नहीं कर रही? तो जो फाइनल रिजल्ट निकलता है वो क्या निकलता है? फाइनल रिजल्ट आपका एक ही निकलता होता है कि अगर आपसे कोई भी बंदा पूछे कि हाँ जी, अगर किसी भी बंदे के अंदर हम ये देखते हैं कि हेपारिन है, कि एक तरह की हेपारिन है, तो आपने कहना ओके जी एक बंदा है जिसके अंदर हेपारिन है। हेपारिन के अंदर आपको इस बात का पता होना चाहिए कि कौन कौन सी हेपारिन है। आपने कहना है कि एक हेपारिन की जो फॉर्म होती है जिसको हम कहते हैं लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन है। इसके अंदर आपने कहना है कि दो तरह की ड्रग्स आती हैं, जिसके अंदर आपने कहना होता है कि इनोक्साप्रिन आती है। कौन सी आपकी इनोक्साप्रिन आती है, प्लस आपकी कौन सी होती है, एक तरह की डेल्टाप्रिन आती है। ठीक है। और इनके अलावा एक फोंडापेरिनॉक्स है। ये काम क्या करती होती है? ये बच्चों आपने कहना होता है कि हाँ जी जनाब, ये फैक्टर 10A को ब्लॉक करती है। किसको? 10A को ब्लॉक करती है। उसके बाद आपने कहना है कि हेपारिन की एक और टाइप होती है जो कि जनाब आपकी हेपारिन, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन, ये सारे ये क्या काम करते होते हैं? ये फैक्टर 2A को डायरेक्ट भी ब्लॉक कर रहे होते हैं, 2A को। और फैक्टर 2A का नाम क्या है? थ्रम्बन। अब देखें, अब कोई चीज अगर थ्रम्बन फैक्टर है, अगर कोई चीज उसके खिलाफ बात काम करेगी तो उसको हम क्या कहें? एंटी थ्रम्बन। तो आप ये कह सकते हैं कि हेपारिन बेसिकली एंटी थ्रम्बन को स्टिमुलेट करती है। जब आपका एंटी थ्रम्बन स्टिमुलेट होगा तो इसके नतीजे में क्या होगा? थ्रम्बस नहीं बनता। और जब थ्रम्बस नहीं बनता, एंटी थ्रम्बन, थ्रम्बन का नाम क्या है? प्रोथ्रम्बिन जो होती है, वो थ्रम्बिन जो होती है वो क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 2 है। तो आपने कहना ये क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 2A को भी ब्लॉक करती है, क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 10A को भी ब्लॉक करती है। अब आगे समझ की नहीं है बच्चों? तो आपने क्या कहना है कि क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 2A भी नहीं बनता और क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 10A भी नहीं बनता। अब देखें, जिस बंदे के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 10A नहीं बन रहा, जिस बंदे के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 2A नहीं बन रहा, तो बच्चों इसका जो एंड प्रोडक्ट होता है वो बच्चों क्या होता है? जो 2A का होता है वो होता है फिब्रिन, मतलब कि क्लॉट को सख्त करना, जिसकी वजह से आपका जो क्लॉट होता है वो मुकम्मल तौर पर हार्ड हो जाता है। तो क्या ये बनेगा? नहीं बनेगा। तो क्लॉट नहीं बनेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? आपकी एक तरह की ब्लीडिंग हो सकती है। तो वो बंदे जिसके अंदर क्लॉट है उसके अंदर हम ये दे सकते हैं। कोई ऐसा बच्चा जिसको इस बात की नहीं समझ आई, वो बंदा फिर भी पूछ सकता है। शाबाश। हेपारिन का यहाँ तक किसी को अगर मैकेनिज्म का नहीं पता चला तो वो कैसे मैकेनिज्म करती है, तो अभी आप लोग पूछ सकते हो, वरना हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा बच्चों, मैंने जो बात बताई, मैंने ये कहा कोई सिंगल ऐसा बच्चा जिसको इस कंसेप्ट की नहीं समझ आई वो फिर भी पूछ सकता है, वरना बच्चों हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था कि देखें, आपने ये सिंपल सबसे पहले ये बताना है कि हेपारिन जो आपकी ड्रग होती है वो क्या काम करती है, कितने फैक्टर को ब्लॉक करती है? 2A को ब्लॉक करती है। और कौन से फैक्टर? 10A को ब्लॉक करती है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि अच्छा जी फैक्टर 2 ही तो थ्रम्बस है, लेकिन ये तो इसका जो मेन काम था वो क्या होता था? एंटी थ्रम्बन थ्री। हम क्या कहते थे? एक तरह का एंटी थ्रम्बन, एंटी थर्मल थ्री हम इसको नाम कहते थे, इसको एक्टिवेट करती है। जब एंटी थर्मल थ्री एक्टिवेट हो जाता था तो इसके नतीजे में जो थ्रम्बिन जो प्रोटीन फैक्टर था ये ब्लॉक हो जाता था। लेकिन फिर हमने कहा कि हेपारिन के अंदर कुछ ऐसी टाइप होती है जिसके अंदर लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन होती है, इसके अंदर कुछ ड्रग्स होती हैं जिसके अंदर डेल्टाप्रिन और इनोक्साप्रिन आती है। ये इनोक्साप्रिन और डेल्टाप्रिन जो होती है ये आपका फैक्टर 10A को ब्लॉक कर रही होती है। किसको ब्लॉक कर रही होती है? फैक्टर 10A को ब्लॉक कर रही होती है। फिर हमने ये स्टडी की कि ये तो हो ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ आपने ये कहना होता है कि फैक्टर 10A को एक और चीज ब्लॉक करती है, और उसका नाम क्या होता है? आपने कहना फोंडा पेरिनॉक्स होता है। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आई वो बंदा पूछ सकता है। ठीक है, अब आगे आ जाओ बच्चों। अब हम कभी भी किसी भी बंदे के अंदर हेपारिन ये मेडिसिन जो होती है, सबसे पहले ये बात है यूज करते ही क्यों है। देखिए बच्चों, हेपारिन एक ऐसी है क्योंकि इसका शॉर्ट हाफ लाइफ है। अगर जस्ट इमेजिन करें कि किसी भी बंदे के अंदर एक तरह का हार्ट क्रोनरी वेसल डिजीज हो गई है, एक तरह की इस्कीमिक हार्ट डिजीज हो गई है, ठीक है, आप ये सोचते हैं कि हाँ जी जनाब एक बंदे के ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉट बन चुका है, जिसको हम कहते हैं क्रोनरी वेसल डिजीज हो चुकी है अगर किसी बंदे के अंदर, आप ये देखते हो। इसके अलावा बच्चों आप ये देखो कि फॉर एग्जाम्पल किसी भी बंदे के अंदर हम ये देखते हैं कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म बन चुका है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म बन चुका है, या फिर एक तरह का किसी बंदे के अंदर डीप वेन थ्रोम्बोसिस बन चुका है, डीवीटी जिसको हम कहते होते हैं। तो आपने क्या कहना होता है कि ये सारी की सारी क्या करवाती हैं इस कंडीशन के अंदर? हम क्या देखते होते हैं, क्योंकि ये इमीडिएट है, इसका जो हाफ लाइफ है वो शॉर्ट है, तो ये जल्दी एक्ट करती है। तो इस वजह से जब ये जल्दी एक्ट करेगी तो इसके अंदर जो आपने ड्रग देनी है वो कौन सी देनी है? आपने हेपारिन देनी है
बच्चों। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि हेपरिन आपने कब देनी है। तो आपने क्या कहना है, आपने ये बात अपने जहन के अंदर रखनी है कि हेपरिन बेसिकली इमीडिएट एंटीकोगुलेंट के तौर पर काम करती है पल्मोनरी एम्बोलिज्म के अंदर, अक्यूट कोरोनरी वेसल सिंड्रोम के अंदर, आपने ये कहना होता है कि आपका डीप वेन थ्रोम्बोसिस के अंदर। उसके बाद आपने ये सारा कुछ याद रखना है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हजारों दफा एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ, हजारों दफा, ये मैंने बहुत दफा एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखा और आपने भी ये देखा होगा। वो ये कहते होते हैं कि अ प्रेग्नेंट फीमेल प्रेजेंट टू यू with complaint of multiple clots, and which of following drug you will use in this female। तो आपने कहना होता है कि ऐसी कौन सी ड्रग होती है जो कि प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर इंडिकेटेड होती है। हेपरिन इज, आपने कहना होता है बच्चों, आपको ये बात होना चाहिए कि हेपरिन इज यूज्ड इन प्रेगनेंसी। अगर ये पूछा जाए कि क्यों, आपने कहना है हेपरिन हम यूज करते हैं बिकॉज इट डजंट क्रॉस द प्लेसेंटा, क्योंकि ये प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करती। और ये बहुत एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता होता है कि विच ऑफ फॉलोइंग ड्रग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। तो आपने कहना होता है कि वारफरीन। और अगर कभी भी एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन है कि एक पेशेंट है वो वारफरीन ले रहा है, अब वो प्रेग्नेंट हो चुकी है और अब उसको वारफरीन को हमें किस पे शिफ्ट करना चाहिए, तो आपने कहना है कि अगर वो फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट है और पहले वो क्या ले रही थी, आपके वारफरीन ले रही थी, और अब उसको एज एंटीकोगुलेंट किसके ऊपर शिफ्ट करना चाहिए, वो हेपरिन के ऊपर शिफ्ट करना चाहिए। और अगर आपसे कोई बंदा पूछे कि भाई क्यों, तो आपने कहना होता है क्योंकि वारफरीन जो होता है वो ब्लड आपका एक तरह का प्लेसेंटा को क्रॉस करता है और बच्चे के लिए एक तरह का टॉक्सिक होता है, जिसकी वजह से एज अ टेरेटोजन के तौर पर काम करता होता है। व्हाट्स मीन बाय टेरेटोजेंस, आपको पता है कि वो सब्सटेंस जिसकी वजह से बच्चे की ग्रोथ के ऊपर कोई ना कोई इफेक्ट होता है। वॉइस का इशू आ रहा है? हेलो, हेलो, ओके। और उसके बाद आपने कहना है कि फॉर एग्जांपल हेपरिन जो होती है इसके अंदर क्या होता है, किसी तरह का कोई ऐसा इफेक्ट नहीं होता। ठीक है बच्चों। अच्छा जी, लास्ट पॉइंट, मुआज मेरी बात को थोड़ा सा गौर करो। बात मैं ये कर रहा हूँ बच्चे कि अगर कोई भी फीमेल आपके पास आती है प्रेगनेंसी के अंदर, कोई भी फीमेल कब आती है बच्चे, प्रेगनेंसी के अंदर आती है, और वो फीमेल प्रेगनेंसी के अंदर आकर ये कहती है कि उसको जनाब एक तरह की कौन सी एंटीकोगुलेंट यूज करनी चाहिए, तो आपने कहना होता है कि हेपरिन। ये एग्जाम के अंदर हजारों दफा क्वेश्चन आया हुआ है। और अगर आपसे बंदा पूछे कि क्यों, आपने कहना है क्योंकि ये जनाब आपके प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करती। जब प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करती तो बच्चे के ऊपर एक तरह का इफेक्ट नहीं होता। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि ऐसी कौन सी ड्रग होती है जो कि कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, तो आपने कहना होता है कि वो वारफरीन होती है। वारफरीन जो होती है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। अगर आपसे कोई बंदा ये पूछता है कि क्यों, आपने कहना है कि वारफरीन इस वजह से कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है क्योंकि ये प्लेसेंटा को क्रॉस करती है। ओके बच्चों। और उसके बाद आपने ये कहना होता है कि हाँ जी जनाब, जो बच्चा होगा उसकी ग्रोथ के ऊपर इफेक्ट करेगी। अब ये जो ड्रग है वो प्लेसेंटा की ग्रोथ के ऊपर इफेक्ट कर रही है। अब कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसकी वजह से आपके प्लेसेंटा की ग्रोथ के ऊपर कोई ना कोई इफेक्ट हो, तो इस तरह के सब्सटेंस को आप ट्रेटोजेनिक सब्सटेंस कहते होते हैं, इवन के उसके अंदर कोई ड्रग ही क्यों ना हो। तो अब आपने कहना कि ये ज्यादा ट्रेटोजन के तौर पर काम इस्तेमाल करती होती है। अब हम आते हैं बच्चों एक और कंडीशन की तरफ। अगर फॉर एग्जाम्पल, ये भी बड़ी मजे की चीज है, अगर फॉर एग्जाम्पल आपसे ये पूछा जाता है, ठीक है, कि हाँ जी जनाब, जैसा कि हमने बताया कि जो आपका हेपरिन होती है वो जनाब आपका क्या काम करती है, जब हम अब हमने क्या करना होता है, इसको एक तरह का मॉनिटर करना होता है। हेपरिन को क्या करना है, एक तरह का मॉनिटर करना है। देखो बच्चों, हेपरिन को मॉनिटर करने के लिए आप किससे मॉनिटर करते होते हो, तो आपने कहना होता है हेपरिन को मॉनिटर करने के लिए हम जो चीज यूज करते हैं उसको हम कहते हैं एपीटीटी। क्या कहते हैं, एक तरह का एपीटीटी कहते होते हैं। और ये एग्जाम के अंदर, ये भी एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एपीटीटी जो होता है वो आपके एक तरह का मॉनिटर है, हेपरिन के जरिए, इसके जरिए करते हैं। और ये आपने एमसीक्यूज को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर फॉर एग्जाम्पल एंटीडोट की बात आती है, एंटीडोट क्या होता है, जस्ट इमेजिन करें अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एक बंदा आता है जिसने हेपरिन बहुत ज्यादा मिकदार में ले रही है, तो मुझे ये बताएं अगर किसी भी बंदे ने हेपरिन बहुत ज्यादा मिकदार में ले लिया तो उसके अंदर ब्लीडिंग होगी कि नहीं होगी? ब्लीडिंग हो सकती है। तो जब ब्लीडिंग हो सकती है तो बच्चों उसके अंदर इंट्राक्रेनियल हेमरेज हो सकता है कि नहीं हो सकता? उसके अंदर मल्टीपल ऑर्गन्स जो होंगे उसकी सर्फेस से जो ब्लड होगा वो बाहर आ सकता है कि नहीं हो सकता? तो ये तो फिर जानलेवा हो सकता है। तो आपने कहना है कि अगर किसी भी बंदे ने हेपरिन की जो ड्रग्स हैं वो बहुत ज्यादा ले रही हैं, तो इसका जो एंटीडोट होता है वो क्या है? हेपरिन का जो एंटीडोट होता है, ये बात आपने अपने जहन के अंदर रखनी होती है कि इसका जो एंटीडोट होता है उसको हम कहते होते हैं प्रोटामीन सल्फेट। क्या होता है, एक तरह का, आपने कहना है हेपरिन का जो एंटीडोट होता है वो कौन सा होता है, प्रोटामीन सल्फेट होता है। ये भी आपका एग्जाम के अंदर आता होता है। ठीक है, इनको आपने याद रखना, आगे जाकर हम इसको थोड़ा सा डिटेल में और देखेंगे। इसके अलावा जो बंदे हेपरिन इस्तेमाल करते होते हैं,
हेपारिन के इस्तेमाल करने की वजह से अगर कोई ड्रग ऐसी ऑन द सेम टाइम यूज की जाए तो ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से एक मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ। फॉर एग्जाम्पल भाई, ये एक तरह की हेपारिन की ड्रग है, ठीक है, एक और ड्रग आ रही है। ये जस्ट एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जस्ट इमेजिन करें कि ये आपकी एक तरह की मेप्राजोल है, ठीक है, ये मेप्राजोल है, ओके। ये दोनों को एक लीवर के अंदर एक एंजाइम होता है, वो जनाब आपके एक तरह का मेटाबोलाइज करता है। क्या करता है? एक तरह का मेटाबोलाइज करता है। साइटोक्रोम P450, चलो कर लो, P450 कर लो, ये इसको तोड़ता है। अब आप खुद सोचो कि अगर ये ना होती ओमेप्राजोल, तो साइटोक्रोम P450 ने सिर्फ किसको तोड़ना था? हेपारिन को तोड़ना था। तो हेपारिन जो था, उसका मेटाबॉलिज्म जो था, वो आपका 2 घंटे में, 3 घंटे में, 1 घंटे में अपना पूरा करके आपकी बॉडी से निकल सकती थी। लेकिन अगर ऑन द सेम टाइम आप ओमेप्राजोल दे दोगे, तो वही जो साइटोक्रोम P450 अब इसको भी तोड़ेगा। जब इसको तोड़ेगा तो अब इसको आपके मेटाबॉलिज्म के ऊपर ज्यादा टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? जब इसको मेटाबॉलिज्म को ज्यादा टाइम लगेगा तो यही जो हेपारिन जिसने आपकी बॉडी के ऊपर जो एक्ट करना था तकरीबन 1.5 से 2 घंटे, अब यही हेपारिन आपकी बॉडी के ऊपर एक्ट करेगी तकरीबन 5 से 6 घंटे। तो इसकी जो हाफ लाइफ होगी वो प्रोलॉन्ग हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? शाबाश बताइएगा बच्चों। तो इसकी जो हाफ लाइफ होगी वो एक तरह की प्रोलॉन्ग हो जाती है। तो बात करने का मकसद क्या है? बात करने का मकसद ये होता है कि हेपारिन के साथ अगर कोई हम ड्रग यूज करते हैं तो इसकी वजह से इंट्रैक्शन होता है। एक बात। दूसरी बात आप लोगों ने अपने जहन के अंदर बच्चों ये रखनी है, मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ बच्चों, मैंने आप लोगों को प्लेटलेट्स के बारे में बताया था, अगर आपको याद हो, प्लेटलेट्स की सरफेस के ऊपर मैंने बताया था कि एक फैक्टर होता है जिसको हम कहते होते हैं प्लेटलेट फैक्टर 4। क्या पाया जाता है? एक तरह का, यहाँ पे आपने कहना है कि ये जस्ट इमेजिन करें एक तरह का प्लेटलेट्स है, और प्लेटलेट की सरफेस के ऊपर क्या पाया जाता है? एक फैक्टर पाया जाता है, और उस फैक्टर का नाम क्या होता है? आपने कहना प्लेटलेट फैक्टर 4 होता है। ठीक है बच्चों, अब इस बात को कुछ यूं कीजिए, समझिएगा बच्चों, कि ये आपका प्लेटलेट्स की सरफेस के ऊपर क्या होता है? प्लेटलेट फैक्टर 4 होता है। अब होता पता क्या है? होता कुछ यूं है कि जब हम किसी भी बंदे के अंदर हेपारिन दें, ठीक है, आपका एक तरह का हेपारिन दें, तो हेपारिन देने की वजह से क्या होगा कि ये हेपारिन जो होती है वो प्लेटलेट फैक्टर 4 के साथ बाइंड कर जाती है। क्या करते हैं? एक तरह की हेपारिन प्लेटलेट फैक्टर 4 के साथ बाउंड कर जाती है। जब ये हेपारिन आपके प्लेटलेट फैक्टर 4 के साथ बाउंड करती है, अगला मेरा ये क्वेश्चन है कि जो हेपारिन है वो आपकी बॉडी के अंदर पैदा हुई हुई है या ये बाहर की है? शाबाश। ये आपकी बॉडी के अंदर पैदा हुई हुई है, ये बाहर की है? ये बताइएगा बच्चों। तो आपने कहना है कि ये बाहर की है। जब ये आपकी बाहर की है तो आपका इम्यून सिस्टम इसको एज अ पैथोजन के तौर पर ले सकता है। आपका इम्यून सिस्टम इसको एज अ पैथोजन के तौर पर ले सकता है। तो आपका जो अपना इम्यून सिस्टम होता है वो इसको एज अ पैथोजन के तौर पर लेता है, जिसके नतीजे में आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज पैदा होती है, और उन एंटीबॉडीज के अंदर जो होती है उसको हम कहते हैं आईजीजी एंटीबॉडीज। ये जो आईजीजी एंटीबॉडीज होती हैं वो क्या काम करती हैं? वो आपने कहना है कि आपके हेपारिन के ऊपर भी अटैक करती है, वो आपके प्लेटलेट्स के ऊपर भी अटैक करती है। अब देखें, जब ये प्लेटलेट्स के ऊपर भी आपका इम्यून सिस्टम अटैक कर रहा है तो इसके नतीजे में आपकी बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स की डेफिशिएंसी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ठीक है, प्लेटलेट्स की डेफिशिएंसी होनी चाहिए। और अगर ये प्लेटलेट्स की डेफिशिएंसी हो रही है तो इस कंडीशन को, ये डेफिशिएंसी क्यों हो रही है? ये हम डेफिशिएंसी इस वजह से देख रहे हैं क्योंकि हेपारिन दे रहे हैं। अगर हेपारिन ना देते तो जनाब आपका इम्यून सिस्टम कभी भी आपके प्लेटलेट फैक्टर 4 के ऊपर अटैक ना करता। अब हुआ कुछ यूं कि आपने हेपारिन दी, हेपारिन ने जाकर प्लेटलेट फैक्टर 4 के साथ बाउंड कर गई, जिसके नतीजे में आपका जो अपना इम्यून सिस्टम है वो उसके एज एंटीजन के तौर पर काम करता है, और आपकी आईजीजी एंटीबॉडीज उसी प्लेटलेट्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से आपके प्लेटलेट्स के ऊपर जब अटैक होता है तो प्लेटलेट्स का जो लेवल होता है वो कम हो जाता है, और इस तरह के थ्रम्बोसाइटोपिनिया को आप कहते हो हेपारिन इंड्यूस्ड थ्रम्बोसाइटोपिनिया। कोई ऐसा बच्चा जिसको इस कंसेप्ट की समझ नहीं आई वो बंदा दोबारा पूछ सकता है। शाबाश, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, आपने इसको इग्नोर नहीं करना। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया? मैंने आप लोगों को ये बात की कि देखें, वो कंडीशन जिसके अंदर आपकी बॉडी के अंदर आईजीजी एंटीबॉडीज जो होती हैं वो जनाब आपके हेपारिन बाउंड प्लेटलेट फैक्टर 4 के साथ बन जाए, और इसके नतीजे में आप ये कहो कि फॉर एग्जांपल कि एक तरह का, जब आप ये देते हो तो आपकी जो एंटीबॉडीज होती हैं वो इसके ऊपर अटैक करें, जब ये अटैक करें तो जो प्लेटलेट्स होगा वो क्या होगा? एक तरह का उसको डैमेज करें, जब ये डैमेज करें प्लेटलेट्स को तोड़ें तो आप प्लेटलेट्स की जो काउंट है वो कम हो जाए। जब आपके जो प्लेटलेट्स की जो काउंट है वो कम हो जाए तो इसके नतीजे में आपने क्या कहना होता है कि थ्रम्बोसाइटोपिनिया हो गया। और ये थ्रम्बोसाइटोपिनिया क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने हेपारिन यूज किया, और इस तरह के थ्रम्बोसाइटोपिनिया को हम कहते होते हैं हाइपरिन इंड्यूस्ड थ्रम्बोसाइटोपिनिया। कोई ऐसा बच्चा जिसको इस कंसेप्ट की नहीं समझे वो बंदा पूछ सकता है। शाबाश बच्चों। अगर तो हेपारिन इंड्यूस्ड थ्रम्बोसाइटोपिनिया किसी बंदे के अंदर हुआ है
और इसके अंदर आप ये देखो कि सिम्टम्स बहुत ज्यादा वर्स हो गए, और ये बंदे के अंदर मेडिसिन को यूज करते 5 से 10 दिन हो गए, 5 से 10 दिन हो गए। तो फिर हम इसको कहते होते हैं कि ये हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया टाइप 2 है। अगर किसी बंदे के अंदर हुआ है हेपरिन यूज करने के बाद, और आपने ये कहना होता है कि हाँ जी जनाब, कि इसके अंदर आपने कहना है कि फॉर एग्जाम्पल पहले 2 दिन के अंदर अंदर सिम्टम्स अपीयर हुए हैं, पहले 2 दिन के अंदर अंदर, क्या एक तरह का, पहले 2 दिन के अंदर हेपरिन आपने दी, हेपरिन देने के बाद फर्स्ट 2 डेज के अंदर क्या हुआ, आपने कहना है कि प्लेटलेट्स का जो लेवल है वो जनाब आपका ड्रॉप हो गया, प्लेटलेट्स का लेवल आपका ड्रॉप हो गया। तो इसको आप कहते होते हो कि ये हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया टाइप 1 है। फर्स्ट 2 डेज के अंदर जो अपीयर होगा उसको आपने कहना होता है कि हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया टाइप 1 है। जो आपका 5 से 7 दिन लेता है, 1 हफ्ता लेता है, उसके अंदर जो होगा उसको आपने कहना कि ये हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया टाइप 2 है। जिसके अंदर आपने कहना कि हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया टाइप 1 है, उसके अंदर क्या होता है, आपने कहना कि हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया टाइप 1 के अंदर बेसिकली ये हो रहा होता है कि आपकी एक तरह की जस्ट 1 to 2 डेज की हिस्ट्री होगी, बंदा का प्लेटलेट्स ठीक होंगे, थोड़े से कम हुए होंगे, लेकिन टाइप 2 के अंदर क्या होता है कि अच्छे भले कम हुए होते हैं। अब मुझे आप लोगों ने एक बात बतानी, अगर किसी बंदे के अंदर हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है तो क्या आप इसको हेपरिन के ऊपर ही रखोगे या ड्रग वगैरह चेंज कर दोगे? शाबाश। ओ भाई सिंपल सी बात है, आप इसको ड्रग को चेंज करोगे, क्योंकि अगर अभी भी आप चेंज नहीं करते तो इसकी वजह से क्या हो सकता है कि उसकी डेथ हीमर की हो सकती है। अब बात कुछ यूं है कि हाँ जी जनाब, अब आपने कौन सी स्टार्ट ड्रग करनी होती है, आपने कहना होता है कि देखें हेपरिन का जो मेन काम होता है वो बच्चों क्या होता है, अगर हम ये देखते हैं हेपरिन का जो मेन काम होता है बच्चों वो क्या होता है, अगर आप लोगों से कोई बंदा ये पूछा जाए, आप लोगों को इतना तो पता है कि हेपरिन का जो मेन काम होता है वो ये होता है कि हेपरिन आपके क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 2A को ब्लॉक करती है और क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 10A को ब्लॉक करती है, ठीक है। तो हम कोई ऐसी मेडिसिन यूज कर सकते हैं जो कि क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 2A को ब्लॉक करती हो या क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 10A को ब्लॉक करती हो, ऐसी मेडिसिन यूज कर सकते हैं ना बच्चों। तो अब बात यह है कि हम वो कौन सी मेडिसिन है, आपने कहना है कि हाँ जी जनाब, कि एक तरह का, अब जब आपका फैक्टर 2A के साथ जो मेडिसिन को ब्लॉक करती है उसको हम कहते होते हैं कि इसके अंदर आती है फॉर एग्जांपल आर्गेट्रोबान, क्या आती है एक तरह की आर्गेट्रोबान, जो फैक्टर 2A को डायरेक्ट ब्लॉक कर देती होती है। आर्गेट्रोबान, डेबिगेट्रन, ये भी हम थोड़ी देर में पढ़ते हैं, परेशान नहीं होना आप लोगों ने। और जो फैक्टर 10A को ब्लॉक करती होती है उसका नाम क्या होता है, फोंडा पेरिनॉक्स। तो बच्चों मैंने आपको अभी बताया नहीं था कि ये फोंडा पेरिनॉक्स होती है, शाबाश। हाँ जी बच्चों, क्लियर होया जो कोई नहीं होया, शाबाश मुझे ये बता दें कि फोंडा पेरिनॉक्स जो होता है वो फैक्टर 10A को ब्लॉक कर देता है, और फैक्टर 2A को जो ब्लॉक करती है वो आर्गेट्रोबान होती है। और ये प्लेटलेट फैक्टर 4 के ऊपर किसी तरह का भी इसका असर नहीं होता, ये बिल्कुल हर तरह से मुकम्मल तौर पर काम ठीक कर रही होती है। क्लियर हो गया बच्चों? अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं कि क्या है। देखें, आपने जैसा कि मैंने बताया कि फॉर एग्जांपल लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन में से ऐसी कौन सी ड्रग थी जो सिर्फ और सिर्फ 10A को ब्लॉक करती थी? शाबाश बच्चों मुझे ये बताइएगा, वो 10A को ब्लॉक करती थी, वो ऐसी कौन सी ड्रग थी लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन के अंदर जो फैक्टर 10A को सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक कर, फ्लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन की मैं बात कर रहा हूँ। इनोक्साप्रिन, आपको पता है कि हाँ जी जनाब डेल्टाप्रिन, ठीक हो गया। उसके बाद आपने ये बताना है कि आपकी और कौन सी ड्रग होती है जो फैक्टर 10A को ब्लॉक करती है लेकिन प्लेटलेट फैक्टर 4 को वो कुछ भी नहीं कहती, तो वो होती है फोंडा पेरिनॉक्स। ओके। उसके बाद आपने क्या कहना होता है कि हाँ जी जनाब, कि सर आई गेट कंफ्यूज, बच्चे कहाँ पे कंफ्यूज हुए, नाजिया बच्चे बोलो, शाबाश, कोई मसला नहीं बच्चे बोलो। वेट, इज दिस ड्रग इंट्रैक्शन और इन नॉर्मल इनटेक ऑफ हेपारिन? कौन सा ये आपका जो बात कर रहे हैं, ये ये आपका किसी किसी बंदे के अंदर देखते हैं, ये हर किसी के अंदर नहीं होता, ये इंडिविजुअल्स के अंदर आपका होता है। अगर ये नॉर्मल हो तो फिर तो कोई मतलब मेडिसिन ही ना ले सके। ये कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं जिनके अंदर देख सकते हैं, ये एक तरह की ऑटोइम्यून डिजीज है। तो क्या ऑटोइम्यून डिजीज आप सब में देख सकते हो? नहीं, ठीक है। आपने कहना है कि हाँ जी जनाब, ये एक तरह की ऑटोइम्यून कंडीशन में होता है, जब आपका इम्यून सिस्टम ही आपकी बॉडी के खिलाफ अटैक करना शुरू करते हैं। ये हर किसी के अंदर नहीं होता, ये कुछ पर्सन होते हैं जिनके अंदर हम ये देख सकते हैं। ठीक हो गया बच्चे? तो ये आपने कहना होता है, बाकी ये ड्रग इंट्रैक्शन की बात भी नहीं होगी। ओके, ये आपने कहना है। ओके बच्चों, अब जो बातें मैंने बताई हैं मुझे वो सारी की सारी बातें आप लोगों ने बतानी है। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा बच्चों, शाबाश, कि आपका जो हेपरिन जो ड्रग होती है, ये सारा अब जितने भी बंदे सबका रिप्लाई आना चाहिए।
सबसे पहले मुझे ये बताएं कि हेपरिन जो ड्रग होती है विच पीपल हैव विच डिजीज। बच्चे, अभी कुछ बच्चों के अंदर ससेप्टिबिलिटी होती है जिनके अंदर जनाब हम ज्यादा देख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हम ये तो नहीं कह सकते कि ये वाला जो बंदा है इसमें ज्यादा ये डिजीज होगी। जैसे कि कुछ डिजीज होती हैं जिसके अंदर जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी, आपका ऑटोम्यून ही आपके ऊपर अटैक कर रहा है, ठीक है। आपका आपका अपना ही इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी के ऊपर अटैक कर रहा है, जैसा कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एसएलई, ये सजोगरन, ये मोस्टली फीमेल के अंदर पाया जाता है क्योंकि उसकी ससेप्टिबिलिटी उनमें ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू मेल, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद देखें नॉट इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट। बच्चे, इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट तो वो होते हैं जिनमें एक तरह की इम्यून सिस्टम एक्टिव ही नहीं होता। ये दोनों बातों के अंदर बहुत फर्क है। अच्छा जी, अब देखिए इस बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा। मुझे अब आप लोगों ने बताना है कि हेपरिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या था। शाबाश, जल्दी बताएं। हेपरिन किन दो क्लॉटिंग फैक्टर्स को ब्लॉक करती थी? जल्दी 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 जल्दी। आपने कहना एंटी थ्रम्बन थ्री को एक्टिव करती थी, एंटी थ्रम्बन थ्री को एक्टिव करती थी। उसके बाद बच्चों आपने क्या कहना होता है कि ये आपका एक तरह का, सारे बच्चों ने बताना है क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 2, और उसके बाद क्लॉटिंग फैक्टर 10 ए को ब्लॉक करती है। ओके, नंबर 1। उसके बाद बच्चों मुझे ये बताइएगा कि हेपारिन जो है उसका जो एंटीडोट था वो क्या था? हेपारिन जो है उसका जो एंटीडोट था वो क्या था? आपको पता है कि वो होता है हेपारिन, आपका एक तरह का प्रोटामिन सल्फेट। तो यस, शाबाश, प्रोटामिन सल्फेट। उसके बाद बच्चों मुझे ये बताना है कि आपकी ऐसी कौन सी ड्रग होती है जो प्रेगनेंसी के अंदर सेफ होती है? वो आपकी हेपारिन होती है या वारफरिन होती है? तो आपने क्या कहना है? आपने कहना है कि हेपारिन इज सेफ इन ड्रग आपकी एक तरह की प्रेगनेंसी। क्यों? डज नॉट क्रॉस प्लेसेंटा, क्योंकि वो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करती। नंबर 3। नंबर 4 बच्चों, आपकी शॉर्ट हाफ लाइफ किसकी होती है? हेपारिन की होती है या वारफरिन की होती है? तो आपने कहना होता है कि हेपारिन की जो हाफ लाइफ होती है बच्चों, एक तरह की वो शॉर्ट होती है, ठीक है। और हेपारिन कभी टैबलेट टैबलेट फॉर्म में नहीं मिलती होती। हेपारिन हमेशा आपकी इंजेक्शन फॉर्म में मिलती है, ये भी लिख लीजिएगा जी। ठीक हो गया बच्चों? उसके बाद बच्चों आपने ये बात अपने जहन के अंदर रखनी होती है कि जो आपकी हेपरिन होती है इसके अंदर कोई प्रॉब्लम होगा तो इसके अंदर हम किसको मॉनिटर करते होते हैं? तो आपने कहना हेपरिन के अंदर कोई प्रॉब्लम होता है तो इसके अंदर हम एपीटीटी को मॉनिटर करते होते हैं। किसको? एक तरह का एपीटीटी को मॉनिटर करते होते हैं। उसके बाद बच्चों मुझे आप लोगों ने ये बताना है कि इसको किस कंडीशन में दिया जा सकता है। हार्ट अटैक के अंदर दिया जा सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म के अंदर दिया जा सकता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस के अंदर विद वारफरिन दिया जा सकता है। ये बात याद रखिएगा। साइड इफेक्ट्स क्या है? हेपरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया टाइप 1, और उसके बाद हेपरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया टाइप 2। टाइप 1 के अंदर क्या होता है? ठीक है, आपने कहना है टाइप 1 के अंदर ये होता है कि हाँ जी, इसके अंदर आपके प्लेटलेट्स की डेफिशिएंसी होती है लेकिन क्लिनिकल सिम्टम्स नहीं आते। टाइप 2 के अंदर क्या होता है कि प्लेटलेट्स की डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा वर्ष देखने को मिलती होती है, बहुत ज्यादा देखने को मिलती है हेपरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया टाइप 2 के अंदर। क्यों? क्योंकि ये आईजीजी एंटीबॉडीज होती हैं, ये आपके प्लेटलेट फैक्टर 4 के ऊपर अटैक करती हैं, जिसके नतीजे में आपकी बॉडी के अंदर जो होगा वो जनाब आपने ये कहना होता है, ये 5 to 10 डेज के बाद आप ये देखते होते हैं कि उसके अंदर ब्लीडिंग, ब्रूजेस और ये सारा कुछ देखने को मिल रहा है। लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन के अंदर ऐसी कौन सी ड्रग होती है जो फैक्टर 10 ए को ब्लॉक करती है? लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन के अंदर आपने होता है ना है कि उसके अंदर होता है आपका आपका एक तरह का इनॉक्साप्रिन और आपका डेल्टाप्रिन। इनॉक्साप्रिन और उसके बाद कौन सा होता है? डेल्टाप्रिन। ऐसी और कौन सी ड्रग होती है जो कि फैक्टर 10 ए को ब्लॉक करती है? आपने कहना फोंडा पेरिनॉक्स का, एक तरह की फोंडा पेरिनॉक्स होती है। ठीक हो गया बच्चों? उसके बाद आपने ये कहना होता है कि अगर फॉर एग्जांपल किसी भी बंदे के अंदर किडनी का प्रॉब्लम हो तो उसके अंदर आपने कहना होता है कि लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन हम सही तरह यूज नहीं कर सकते। उसकी जो रीजन होती है वो ये है कि लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन जो होती है वो किडनी को क्रॉस करती है। और अगर किसी बंदे के अंदर रेनल फेलियर है तो क्या लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन उसके किडनी से बाहर निकल सकेगी? मेरा ये बात का जवाब दीजिएगा जी। अब देखें, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन क्या होता है? आपने कहना है कि वो किडनी के जरिए आपकी बॉडी से बाहर निकलती है। लेकिन अगर रेनल फेलियर का पेशेंट है तो किडनी के जरिए आपकी लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन बाहर निकलेगी? नहीं। तो अगर नहीं निकलेगी तो वही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जिसने तकरीबन 1 घंटा एक्ट करना था, अब ये क्या होगा? ये जितनी देर तक आपकी बॉडी के अंदर रहेगी तब तक एक्ट करते रहेगी, चाहे वो 4 घंटे, 5 घंटे या 6 घंटे। तो इस वजह से हम रेनल फेलियर के पेशेंट के अंदर हम ये यूज नहीं करते होते। बच्चों, यही सारी बातें जो यहाँ पे लिखी हुई है एक बार मैं रीड भी करवा देता हूँ, अगर आपके जहन के अंदर किसी तरह का क्वेश्चन है तो आप हम फिर जल्दी में आगे कंटिन्यू करते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम जो है वो कम है। एक्टिवेट एंटीथर्मन थ्री विच लो एक्शन प्राइमरली ऑन द फैक्टर 2 ए थ्रम्बिन एंड एक्ट। भाई यही बताया था आपको, फैक्टर 2 ए, और उसके बाद मैंने एंटीथर्मन को एक्टिव करता है, यही बात बताई थी। और 10 ए शॉर्ट हाफ लाइफ होती है। इमीडिएट एंटीकोगुलेशन फॉर पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है। अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम एमआई, आपको पता है हार्ट अटैक, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, यूजुअली प्रेगनेंसी डज नॉट क्रॉस प्लेसेंटा, बच्चों बताया था एपीटीटी से मॉनिटर करते होते हैं। रिवर्स प्रोटामिन सल्फेट करता होता है, ठीक है। हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया करवाता है। सबसे मोस्ट कॉमन टाइप 1 के अंदर क्या होता है? आपने कहना है कि इतना प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक है।
हेलो। 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 जी सर, आ रही है आवाज। हेलो। ओके। ओके ओके। मैं लीव नहीं किया, नेट का इशू बन गया था। एक मिनट रुकना बच्चों। Recording in progress. In progress. In progress. अब ठीक है। ओके। अब देखो बच्चों, अब आगे आते हैं यार, आप लोगों के साथ ही था। एक मिनट रुकिएगा। अच्छा बच्चों, तो यार ये एक तरह की सारी चीजें अगर आप खुद भी पढ़ोगे ना बच्चों, तो ये सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इन सारी चीजों के अंदर एक बार जाऊं। सर हाइपर कॉग्निटिव स्टेट में अगर हम हेपरिन, एक मिनट, अगर ये क्या आया सर, हाइपर कॉग्निटिव स्टेट में हम हेपरिन को किसी ड्रग के साथ देते हैं और इसकी हाफ लाइफ ज्यादा हो जाती है, तो ये बेनिफिशियल नहीं होगी। बच्चे, आप किसी की हाफ लाइफ ज्यादा करनी ही क्यों है? आपको खुद ही नहीं पता होगा कि हाँ जी जनाब, इसके अंदर वैसे ही ड्रग की डोज ही बढ़ा दो, तो उसका नुकसान लाजमी करवाना है। ठीक है। ये बताएं। देखो, अब आते हैं हम आगे। आगे आपको पता होना चाहिए कि आगे ये सारे का सारा आपको पता चल गया, ठीक हो गया बच्चों। ट्रीटमेंट कौन सा होगा? ये आपने कहना है अर्गेट्रोबान देनी है, फोंडापेरिनॉक्स देनी है, क्योंकि वो इसके साथ इंटरेक्ट नहीं करते। बाकी की जो चीजें वो आपको पता है। अब हम आते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, जिसका नाम है वारफेन। थोड़ा सा एक्टिव रहिएगा, हमने थोड़ी स्पीड ज्यादा करनी है बच्चों, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि वारफेन क्या काम करती होती है। मुझे अब आप लोगों ने एक बात बतानी है कि विटामिन के का काम क्या होता है। मैंने आप लोगों को फुल डिटेल के अंदर बताया हुआ विटामिन के का काम क्या है। बच्चों, अगर आप लोगों को पता हो, क्या विटामिन के वो होता है जो कि आपके क्लोटिंग फैक्टर नंबर 2, 7, 9, 10, उसके बाद आपने क्या कहना है एक तरह का आपका प्रोटीन सी और एस को ब्लॉक करता आपका एक तरह का, आपने कहना है बनाता है, प्रोटीन सी और एस को बनाते में हेल्प करता है। अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा बच्चों। मैंने क्या बताया? क्लोटीन फैक्टर नंबर 2, 7, 9, 10, प्रोटीन सी और एस, इसको क्या करता है? एक तरह का विटामिन के बनाने में हेल्प करता है। थोड़ा सा गौर कीजिएगा जी। आपकी एक ड्रग होती है जिसका नाम होता है वार्फरिन। वार्फरिन काम क्या करती होती है? वो बच्चों विटामिन के को ब्लॉक कर देती है। क्या करती है? एक तरह की विटामिन के को ब्लॉक कर देती है। विटामिन के को ही ब्लॉक कर देती है। यहाँ पर बहुत ही मजे का कंसेप्ट है जो आप लोगों ने अपने जेन के अंदर रखना है। वो क्या? देखिए, क्लोटीन फैक्टर नंबर 2, 7, 9 और 10, इनका काम क्या होता है? शाबाश। इनका काम क्या होता है? क्लोटीन फैक्टर नंबर 2, 7, 9 और 10, इसका काम क्या होगा? जल्दी बच्चों, जितने भी हो यार सारे जल्दी रिप्लाई किया करें। शाबाश, एक्टिव रहना। क्लोटीन फैक्टर नंबर 2, 7, 9 और 10, इनका काम क्या होगा? क्लोटीन फैक्टर नंबर 2, 7, 9 और 10 का काम होता है क्लोटिंग करवाना। तो अगर हम क्लोटिंग फैक्टर नंबर 2, 7, 9 और 10 को ब्लॉक कर देंगे, तो अब इसके अंदर क्लोटिंग होगी क्या ब्लीडिंग होगी? शाबाश। अगर हम क्लोटिंग फैक्टर